नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज के सेशन में दोस्तों हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो दोस्तों है मूलभूत श्रेणियां। जी दोस्तों, जिसे हम PMEST भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी डिमांडें हो रही थी उस टॉपिक के बारे में, सर PMEST के बारे में आप एक नया टॉपिक बनाओ। और आवर्तन और स्तर दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पी के आवर्तन स्तर कितने हो गए, एस के कितने होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और आपको मैं साथ में बताता जाऊंगा। और PMEST से रिलेटेड दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होगी, उनको भी आपको लिखवाऊंगा। इस सेशन ये दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्पज से। और आई थिंक इस टॉपिक में से कम आप 3 या 4 क्वेश्चन सीधे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका दोस्तों नाम क्या रहेगा? मूलभूत श्रेणियां। मूलभूत श्रेणियां। और यदि मैं इसका शॉर्ट नाम दे दूं तो PMEST। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है, आप सबको पता ही होगा PMEST क्या होता है। फिर भी एक बार मैं बता दूं कि दोस्तों SR रंगनाथन महोदय ने जो सेकंड कॉलन क्लासिफिकेशन का संस्करण आया था उसमें उसकी अवधारणा पेश की थी। ठीक है, और ये कब दिया था? तो 1944 के अंदर दोस्तों अवधारणा आई थी। और जो चौथा संस्करण था कॉलन क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर दोस्तों PMEST के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया था। अब ये काम कहाँ आता है दोस्तों? तो काम आता है दोस्तों कि पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें आती है। ठीक है दोस्तों, और पुस्तकें आती हैं तो उसकी पुस्तक का जो टाइटल होता है दोस्तों, यानी कि उस टाइटल को निर्धारित करने में PMEST का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, उसमें कई टाइम दिया होता है, जैसे SR रंगनाथन की जीवनी है। ठीक है, उसके बारे में यदि कुछ टाइटल बनाना होता है तो दोस्तों उसमें आप सबको पता है कि SR रंगनाथन का जन्म जब हुआ था तो उसको भी प्रदर्शित करना पड़ता है। ठीक है, साथ साथ में यदि कहीं कोई SR रंगनाथन से रिलेटेड कोई कोई बिब्लियोग्राफी आ जाती है, कोई स्थान का प्रयोग आ जाता है तो स्थान दिया होता है तो उसका प्रयोग करना पड़ता है। या जैसे भारतीय इतिहास है तो दोस्तों इतिहास के लिए आपको सब पता है मैन क्लास V होती है। लेकिन जो भारत का नंबर होता है दोस्तों, उसको भी किस से प्रदर्शित करते हैं? स्पेस से प्रदर्शित करते हैं। कई बार एनर्जी देता हुआ मैटर देते लेता है, जैसे पर्सनैलिटी हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो टाइटल के अंदर जो शब्द आते हैं, उनको दोस्तों प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? PMEST का। और जब उसके बीच के अंदर ये जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, सबको पता है आपको, पर्सनालिटी के लिए, मैटर के लिए, एनर्जी के लिए, स्पेस के लिए, टाइम के लिए किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों से पता लग जाता है कि हमारे पास मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, पर्सनालिटी क्या है, और स्पेस क्या है, टाइम क्या है। ठीक है, वरना हमें दोस्तों जो चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो हम उसमें डिसाइड करने में ये असक्षम होते हैं कि ये PMEST के लिए जो ये 4 5 तरह की जो अपने दे रखी है, उसके अंदर से हम ये पता नहीं करते कि P कौन सा है, S कौन सा है, T कौन सा है, या M कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में जो बेसिक डिटेल की बातें हैं वो बात करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? इसका प्रतिपादन देने वाला कौन था दोस्तों? तो वो थे SR रंगनाथन महोदय। SR रंगनाथन महोदय। ठीक है दोस्तों, कब दिया? कब दिया दोस्तों? तो इसको दिया था 1944 के अंदर। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और किस संस्करण में दिया? तो सेकंड कॉलन क्लासिफिकेशन के संस्करण में दिया था। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए तो अब इसकी चिन्हों की बात करते हैं। जैसे P का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो P का मतलब होगा दोस्तों पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। और इसके लिए दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कोमे का। ठीक है, M आ गया दोस्तों, M यानी मैटर।
मैटर यानी दोस्तों पदार्थ, और पदार्थ के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सेमीकोलन। ठीक है। तीसरा आ गया दोस्तों ई, ई यानी एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा का प्रयोग करते हैं दोस्तों कोलन से। ठीक है। और एक आ गया दोस्तों स्पेस, स्पेस यानी दोस्तों जगह, जिसका किससे प्रयोग करते हैं, डॉट से दर्शाते हैं। और एक आ गया दोस्तों टी, टी को पहले दोस्तों यानी टी यानी टाइम, टाइम यानी टाइम को दोस्तों पहले डॉट से दर्शाते थे, बाद में सिंगल इन्वर्टेड कोमा से दर्शाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये उसकी कुछ एक है महत्वपूर्ण बातें थी। क्या है कि इसका प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, एसआर रंगनाथन ने किया। कब किया दोस्तों, 1944 में किया। और कौन से संस्करण में किया, तो सेकंड संस्करण में किया था। और पी की दोस्तों फुल फॉर्म देखते हैं पीएमएसटी, तो पी की दोस्तों पर्सनैलिटी होती है, यानी हिंदी के अंदर व्यक्तित्व कहते हैं। और इसको किससे दोस्तों, कॉमा से दर्शाया गया था। सेकंड आता है मैटर, मैटर का दोस्तों अर्थ होता है पदार्थ, और इसको दर्शाया था किसे, सेमीकोलन से। तीसरा आता है दोस्तों एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, और इसको दर्शाया था दोस्तों सेमीकोलन से, सॉरी कोलन से। और चौथा आता है स्पेस, जिसको दर्शाया था डॉट से। और पांचवा आता है दोस्तों टाइम, जिसको पहले तो दर्शाया था डॉट से, बाद में दोस्तों इसकी जगह क्या कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आगे बात की जाए दोस्तों इसकी बातें में, तो चौथे संस्करण में, चौथे संस्करण में पीएमईएसटी के लिए के लिए के लिए अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग किया, का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए दोस्तों, तो मूलभूत श्रेणी है ना दोस्तों, मूलभूत श्रेणी यानी पीएमईएसटी में ई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, ई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आ रखा है कि पीएमईएसटी की अवधारणा के अंदर कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्त इसमें कौन सा तत्व यानी एनर्जी है दोस्तों, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्वेश्चन पूछे मूलभूत श्रेणियों के अंदर सबसे जो तत्व सबसे कठिन खोज किसकी होती है, यानी कि बाकी तो दोस्तों एस का पता लग जाता है, टी का पता लग जाएगा, ई का पता लग जाता है, एम का पता लग जाता है, लेकिन दोस्तों जो टाइटल होता है उसके अंदर पी की यानी कि पता लगाने के लिए जो दोस्तों एक संघर्ष करना पड़ता है, यानी एक परिश्रम करना पड़ता है, वो दोस्तों सबसे मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि मूलभूत श्रेणी में सबसे कठिन पहचान किसकी होती है, तो दोस्तों किसकी होती है, पी की होती है। ठीक है, आगे मैं जब पी लिखाऊंगा, पर्सनैलिटी लिखाऊंगा, तो दोस्तों उसमें आपको अलग से बात लिखवा दूंगा। ठीक है, और बात करें तो दोस्तों एस यानी स्पेस एवं टाइम स्वतंत्र श्रेणी है। क्या है दोस्तों, स्वतंत्र श्रेणी है जो किसी भी मैन क्लास के साथ प्रयोग की जा सकती है, जो किसी भी मैन क्लास के साथ, मैन क्लास के साथ प्रयोग की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अभी बताता हूँ मैन क्लास क्या होती है। और बात की जाए दोस्तों, तो ये मुख्य बातें थी जो इसकी सामान्य जानकारी होती दोस्तों। जैसे चौथे संस्करण में पीएमएसटी के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया था, और मूलभूत श्रेणी में पीएसटी सबसे कठिन अपने सॉरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है दोस्तों, तो ई होती है। और स्पेस टाइम यानी जो स्पेस और टाइम के लिए जो अपने एक टेबल दे रखी होती है, स्पेस टाइम के टेबल, जैसे स्पेस के लिए यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन की
या फिर लाइब्रेरी के अंदर जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आती है जो कोई देशों से रिलेटेड, जैसे भारत की भौगोलिक संरचना या फिर राजस्थान की भौगोलिक संरचना या फिर विभिन्न प्रकार के जो शहर है, स्थान है, उनके बारे में जानकारी देती है, जैसे एटलस है। और कई बार टाइम का प्रयोग होता है, जैसे कोई पुस्तक 1981 कोई रिलेटेड अपने प्रकाशित हुई, इस प्रकार से जो पुस्तकें के साथ में टाइम और समय का प्रयोग होता है। इसलिए दो जो टेबलेट दे रखी होती है, उस टेबलेट को दोस्तों किसी भी मेन क्लास, यानी जैसे मेन क्लास जो एस आर रंगनाथन की जो मुख्य वर्ग होते हैं, जैसे पुस्तकालय विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, अपने इस प्रकार से जो लॉ है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस तरह से जो मेन क्लास होती है उनके साथ किसी के अंदर भी इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इसमें कोई बिना रोक टोक के आज़ादी दी रखी होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। तो फर्स्ट आता है अपना दोस्तों, अब फर्स्ट से बात करने से पहले दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर राउंड और लेवल पूछ लेता है। राउंड एंड लेवल, ठीक है दोस्तों। राउंड किस में होगा? पी एम और ई के अंदर होगा। और लेवल किस में होता है दोस्तों? पी एस टी के अंदर। ठीक है, पी पी टू पी और 3P, M 2M 3M। ठीक है, E और 2E। P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 T1 T2। अब दोस्तों आवर्तन और स्तर क्या होता है इसको समझते हैं। लेवल और राउंड एग्जाम के अंदर दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर आता है कि जो मूलभूत श्रेणियां है उसमें पी के कितने आवर्तन होते हैं। अब दोस्तों ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझे बिना क्या दोस्तों हम क्या सही नहीं कर सकते। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सही करते हैं। आप देखोगे कि पी के अंदर आपको यदि पूछे कि राउंड कितने होते हैं, यानी आवर्तन, हिंदी में क्या करते हैं दोस्तों? इसको आवर्तन, और इसको क्या करते हैं? स्तर। आप देखोगे कोई भी आप क्वेश्चन निकालोगे, कई बार एग्जामों के अंदर आ रखे हैं और बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं दोस्तों कि आवर्तन और स्तर क्या होते हैं। आवर्तन स्तर होते हैं दोस्तों कि किसी टाइटल के अंदर दो बार एक जैसी चीजें आना। क्या होना? दो बार एक जैसी चीजें आना, जिससे क्या है कि कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है उससे हम क्या करते हैं दोस्तों? उसकी समस्या का समाधान करते हैं। यानी हम एक चीज को जैसे प्रदर्शित कर देते हैं कि भाई पी है तो पी कितनी बार? दो बार आया है, तीन बार आया है। स्तर में देखते हैं तो पी एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन क्या आते हैं कि जो मूलभूत श्रेणियां होती है, मूलभूत श्रेणी का आपको मतलब सीधा समझ जाना है, PMEST। ठीक है दोस्तों, मूलभूत श्रेणियों के अंदर पी के कितने आवर्तन होते हैं? तो दोस्तों इसमें पी के कितने आवर्तन है? एक, दो, तीन। तीन आवर्तन कितने हैं दोस्तों? यदि आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर मूलभूत श्रेणियों में पी के कितने आवर्तन होते हैं, तो आप सीधा सूत्र कितने देना है दोस्तों? तीन होते हैं। यदि आपसे पूछे कि मूलभूत श्रेणियों में एम यानी मैटर यानी पदार्थ के कितने आवर्तन होते हैं, तो आपको सीधा सूत्र देना है दोस्तों तीन। यदि आपसे पूछे कि PMEST यानी मूलभूत श्रेणियों के अंदर जो ई एनर्जी यानी ऊर्जा के कितने आवर्तन होते हैं, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों कितने? दो होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि PMEST के अंदर पी के कितने स्तर यानी लेवल कितने होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों? चार होते हैं। इसी प्रकार यदि आपसे पूछे कि मूलभूत श्रेणियों में एस यानी स्पेस यानी टाइम के कितने स्तर होते हैं, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों कितने होते हैं? चार होते हैं। यदि आपसे पूछे कि टाइम के कितने स्तर होते हैं, तो दोस्तों टाइम के कितने स्तर होते हैं? दो।
और क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से आएगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं आएगा। और मैंने जहाँ तक क्वेश्चन देखे देखे विभिन्न प्रकार की जो मध्य प्रदेश की अपने स्टेट पीसीएस एग्जाम लाइब्रेरियन करवाया था, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। और यदि इसरो के अंदर या फिर डीआरडीओ के अंदर या फिर यूके पीसीएस का एग्ज़ाम देखे या फिर नेट के एग्ज़ाम देखे, तो दोस्त उसी के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि पीएमईएसटी में पी के कितने आवर्तन होते हैं, या इस तरह के पूछता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बात तो कि राउंड किसके होते हैं, तो राउंड पीएमई के होते हैं, आप ये याद रखो पीएमई। और लेवल किसके होते हैं दोस्तों, पीएसटी के होते हैं। ठीक है, ये समझ लिया। साथ में बाद में इसकी संख्या याद करो, ज़्यादा कुछ नहीं, आप ये याद कर लो पी के कितने आवर्तन 3, एम के कितने आवर्तन 3, ई के कितने आवर्तन 2, और एस के कितने स्तर तो 4, टी के कितने 2, और पी के कितने 4। ठीक है। और ये कभी एक बार प्रश्न ये भी पूछ लेता कि पीएमईएसटी के अंदर आवर्तन और स्तर दोनों किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों पी है ना दोस्तों, इसके अंदर देखो लेवल भी है और राउंड भी है। तो आपको ये याद भी रखना है कि जो मूलभूत श्रेणियां है उसके अंदर आवर्तन और स्तर किस में पाए जाते हैं, पी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ राउंड और लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर राउंड और लेवल के अंदर क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। आपका क्वेश्चन यदि आएगा राउंड और लेवल का तो इसी में से आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे अपने पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, उसके बारे में डिटेल बात करते हैं कि उसके अंदर क्या थोड़ी बातें दे रखी है। पी के अंदर आप दोस्तों सीधा सा समझ लेना, पी यानी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर मुख्य बातें क्या है, इसके अंदर मुख्य बात यह है कि मैन क्लास में बिना योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसका साथ है, मैन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और बात की जाए तो मूलभूत श्रेणी में यानी पीएमईएसटी में मूलभूत श्रेणी में पी यानी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की पहचान सबसे कठिन है, एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके लिए दोस्तों किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होता है, इसके लिए कोमा का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसकी पहचान दोस्तों सबसे कठिन है तो ऐसा रंगनाथन ने अवशेष विधि मेथड ऑफ रेशुडी को पी प्राप्ति हेतु दिया। अब देखो दोस्त इसकी क्या है समझते हैं। आप सबको पता है कि पीएमईएसटी जो मूलभूत श्रेणी है उसकी दोस्तों पहचान की जाती है टाइटल के निर्माण के लिए। तो आप सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि पी की पहचान दोस्तों सबसे कठिन होती है। क्या होती है, पी की पहचान सबसे कठिन होती है। तो कठिन होती है तो दोस्तों क्या करते हैं कि जो मूलभूत श्रेणियाँ होती है पीएमईएसटी, ठीक है, ये मूलभूत श्रेणियाँ होती है। तो अवशेष की विधि, अवशेष यानी दोस्तों यदि इसको शब्द समझा जाए यानी शेष, जो शेष बचा हो, तो इसमें क्या करते हैं, पहले देखो दोस्तों इजीली कौन से निकल जाता है, टी आराम से पता चल जाता है, एस का आराम से पता चल जाता है, फिर ई को भी निकाल लेते हैं, एम को भी निकाल लेते हैं। जब ये चारों निकल जाते हैं तो दोस्तों पीछे क्या बचता है, पी। तो शेष बचा नहीं बचा दोस्तों,
तो इसलिए SR रंगनाथन ने शेष यानी अवशेष की विधि मेथड ऑफ रेसिड्यू का प्रयोग किया। किसके लिए दोस्तों? क्या है वो अपने पर्सनैलिटी के लिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से आ रखा है कि मूलभूत श्रेणियों के अंदर सबसे पहचान कठिन किसकी होती है? पी की होती है। और पी को दोस्तों बिना योजक यानी जो मेन क्लास जैसे लाइब्रेरी साइंस है, ये दो हो गया लाइब्रेरी साइंस, या फिर इंजीनियरिंग हो गया, या फिर वी हिस्ट्री हो गया। तो इस प्रकार की जो मेन क्लासें होती है, इन क्लासों के साथ में जो अपने व्यक्तित्व की पहचान कर उसकी संख्या आती है, जैसे मान लो 44 आ गई, या फिर यहाँ 48 आ गई, या मान लो 10 आ गई। इस प्रकार की जो संख्या होती है दोस्तों बिना चिन्ह के प्रयोग होती है, बिना योजक चिन्ह। बिना योजक चिन्ह यानी कि इसके दोनों के बीच में दोस्तों कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, तो इसको क्या है बिना योजक चिन्ह के मेन क्लास के साथ में प्रयोग किया जाता है। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, अपनी आगे क्लास कौन सी आएगी? तो दोस्तों आगे आएगी मैटर यानी पदार्थ। एम एम यानी दोस्तों पदार्थ। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि क्या इसकी बातें हैं महत्वपूर्ण। पदार्थ का प्रयोग दोस्तों किस लिए कहते हैं? गहन वर्गीकरण के लिए, डिप्थ जो क्लासिफिकेशन होती है। पदार्थ का प्रयोग गहन वर्गीकरण हेतु, गहन वर्गीकरण यानी डिप्थ क्लासिफिकेशन हेतु, गहन वर्गीकरण हेतु प्रयोग में लेते हैं। समझाऊंगा दोस्तों किस प्रकार। और इसमें क्या एम के कितने आवर्तन होते हैं दोस्तों? एम के 3 आवर्तन है। एम के 3 आवर्तन है। ठीक है, पी के भी दोस्तों कितने आवर्तन थे? 3 आवर्तन थे। अब दोस्तों मेन मुख्य बात आती है, एग्जाम के अंदर आ रखी है और एग्जाम के अंदर आने लायक है, वो है दोस्तों कि क्वेश्चन आता है कि PMEST के अंदर गहन वर्गीकरण हेतु किस श्रेणी का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों किसका करते हैं? वो पदार्थ। गहन वर्गीकरण यानी डीप क्लासिफिकेशन कैसे? कि ऐसा क्लासिफिकेशन करना, ऐसा वर्गीकरण करना जो पाठक की मूल भावना के अनुरूप हो। कि पाठक आए, कई बार क्या होता है कि हम सही से वर्गीकरण नहीं करते हैं, तो क्या उसका टाइटल सही नहीं निकलता है, यानी कि विषय होता है दोस्तों वो क्या है सही नहीं निकलता है। ठीक है, यदि विषय सही नहीं निकलेगा, जैसे मान लो कोई पुस्तक है पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है, और हमने उसका क्या किया सही वर्गीकरण नहीं किया, पुस्तक का सही नाम नहीं दे पाए पुस्तक को, तो और पाठक आए और उस पुस्तक की मांग करेगा, तो दोस्तों वो हम उसको दे पाएंगे क्या? हम तो उसको दे के सीधे यही बोल देंगे इस प्रकार के जो पुस्तकालय के अंदर पुस्तक है उसमें कोई पुस्तक नहीं है आपकी जो आप मांग कर रहे हो, तो उसकी मांग दोस्तों पूरी नहीं होगी। यदि गहन वर्गीकरण होगा तो दोस्तों पुस्तकालय के अंदर हम किसी भी पाठक को कैसी भी पुस्तक दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सीधा सा एक ही मतलब ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट ये है कि मूलभूत श्रेणियों में किस विधि का प्रयोग गहन वर्गीकरण हेतु किया जाता है? तो दोस्तों किसका किया जाता है? पदार्थ का किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एम के कितने आवर्तन होते हैं दोस्तों? 3 आवर्तन होते हैं। आगे बात की जाए तो आगे आता है दोस्तों ई। क्या आएगा? ई। ई यानी ऊर्जा एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा एनर्जी की बात करते हैं। तो समस्या या समाधान के लिए दोस्तों, समस्या या समाधान के लिए, समाधान के लिए ई इन एनर्जी का प्रयोग करते हैं। इसलिए तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण होती है ई। ठीक है, और क्या है? ई के कितने आवर्तन होते हैं दोस्तों? ई के 2 आवर्तन होते हैं। आप एक नॉर्मल उदाहरण के तौर पर समझो दोस्तों, आपके कई बेस्ट फ्रेंड होते हैं, यानी ऐसे फ्रेंड जो आप अपनी लाइफ की हर बात उनके साथ शेयर करते हो, चाहे सुख हो दुख हो, चाहे कैसी भी बातें हो। और कई बार आप दोस्तों समस्या के अंदर जब फंस जाते हो तो आप क्या करते हो? सबसे भाग के पहले ऐसे दोस्त के पास जाते हो जो आपको क्या है उस समस्या से निकाल सकता है, या फिर ऐसे घर के मेंबर जो आपको प्यार करते हैं आपसे और आपकी ज़्यादा केयरिंग करते हैं और आपको हर समस्या से निकाल सकते हो, उसी के पास जाते हो। तो दोस्तों लाइब्रेरी के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब जो वर्गीकरण करने वाला इंसान होता है और उसको क्या है कि दोस्तों
जब वर्गीकरण पता नहीं लग पाता है पीएमईएसटी के अंदर, तो वो क्या करता है, सबसे पहले देखेगा तो वो किसको देखेगा दोस्तों, अपने देखेगा एनर्जी को, ऊर्जा को निकालने की कोशिश करेगा। ऊर्जा को निकालेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, खंडन होगा, टूटेगी, वर्गीकरण टूटेगी, तो दोस्तों उसको जो बाकी की जो बातें होती है वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, समस्या या समाधान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम में पर्पज से ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है कि समस्या या समाधान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ई का प्रयोग करते हैं। और साथ में मैंने आपको एक स्टार्टिंग में लाइन लिखाई थी कि पीएमईएसटी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों, तो ई है। ठीक है, क्यों है, ये समस्या समाधान के लिए हमें और आगे जाके प्रेरित करता है। आगे बात की जाए दोस्तों, तो वो आएगी अपने स्पेस की, एस, स्पेस या स्थान। ठीक है दोस्तों, स्पेस की बात की जाए तो दोस्तों ये है शहर, ये देश, राज्य, स्थान, पहाड़ के लिए किसका प्रयोग होता है, स्पेस का प्रयोग होता है, स्पेस का प्रयोग होता है। और स्पेस को दोस्तों किससे दर्शाते हैं, आपको डॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, सब में आपको चिन्ह मैंने पहले लिखा दिए थे इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ साथ में। और स्पेस के लिए दोस्तों, स्पेस के लिए सीसी में क्या दे रखा है दोस्तों, अलग से टेबल दे रखी है। क्या दे रखी है, अलग से टेबल दे रखी है, टेबल दे रखी है। ठीक है, और जिसमें नंबर स्थापित किए हैं, जिसमें क्या है दोस्तों, जिसमें नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे स्पेस के कितने स्तर होते हैं दोस्तों, एस के जो 4 स्तर होते थे दोस्तों, उसमें 2 महत्वपूर्ण है, 4 स्तर है। जिसमें S1 में क्या आता है दोस्तों, S1 के अंदर क्या आता है, S1 के अंदर संसार, महाद्वीप, और S2 के अंदर आता है दोस्तों क्या, देश, राज्य, शहर, देश, राज्य, शहर। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जब कई बार क्या होता है कि एटलस होते हैं या फिर ज्योग्राफी की जो पुस्तकें होती है वो दोस्तों किसी स्थान विशेष के नाम से प्रकाशित होती है, जिसमें किसी शहर का हो, देश का हो, महाद्वीप से रिलेटेड ओशनग्राफी कोई पुस्तक रिलेटेड है। इस प्रकार की पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकें होती है दोस्तों, उसको भी क्या है, अपने टाइटल से प्रकाशित करना पड़ता है। ठीक, उसमें दर्शाना पड़ता है कि उसमें स्पेस का प्रयोग हुआ है। तो यानी कि जहाँ कहीं भी देश, राज्य, स्थान, पहाड़ ऐसे 200 शब्दों का प्रयोग आता है, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, स्पेस का। और स्पेस के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, डॉट का। किसका, डॉट जो चिन्ह होता है उसका यूज लेते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों क्या है, स्पेस के लिए सीसी यानी कॉलम क्लासिफिकेशन में अलग से क्या दे रखी है दोस्तों, टेबल दे रखी है, जिसमें क्या दे रखे हैं, नंबर। टेबल कैसे, यानी वहाँ एक सारणी दे रखी है और सारणी के अंदर दोस्तों यानी कि जगह का नाम है और जगह के नाम के साथ में क्या आगे नंबर दे रखे, कृत्रिम नाम नंबर दे रखे। जैसे भारत है तो भारत को दोस्तों 44 नंबर दे रखे, क्या दे रखे हैं, 44 नंबर दे रखे हैं। इस प्रकार यानी कि देश की जो कंट्री होती है उन कंट्रियों के नाम है, और जो ओशन यानी कि जो अपने महाद्वीप, महासागर है, इस प्रकार से जितने भी है उनके नाम दे रखे हैं। साथ ही जो फेमस जो अपने पहाड़ होते हैं, ठीक है, पर्वत होते हैं या पर्वत चोटियाँ होती हैं, नदियाँ होती हैं, उनके सब के दोस्तों कृत्रिम नंबर दे रखे हैं, जिससे क्या है कि अपने पुस्तकालय विज्ञान के अंदर वर्गीकरण के अंदर कोई समस्या नहीं आए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सात स्पेस के 4 स्तर होते हैं, उसमें से 2 महत्वपूर्ण है। S1 किस लिए आता है दोस्तों, S1 आता है संसार और महाद्वीप की जहाँ बात आ जाती है वहाँ दोस्तों S1 का प्रयोग करते हैं। और S2 का कब करते हैं, जहाँ देश, राज्य और शहर की बात आ जाती है तब प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अपने नेक्स्ट लास्ट रहता है दोस्तों, वो रहता है टी रहता है। क्या, टी, टी यानी टाइम, टाइम यानी समय। ठीक है दोस्तों, इसके लिए किसका यानी छठा संस्करण आया था, 6th
एडिशन तक तो दोस्तों इसमें किसका प्रयोग था, डॉट का प्रयोग था। किसका, डॉट का प्रयोग था। लेकिन 6 रीप्रिंट आया, कब आया दोस्तों, 1963 के अंदर आया। ये दोस्त कब आया था, 1960 के अंदर आया। कब आया था, 1960 के अंदर है। 1963 के अंदर आया था। तो दोस्तों इसमें क्या कर दिया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, 6 नहीं है दोस्तों, ये क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है। क्या है दोस्तों, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है। अब बात की जाए तो टाइम के लिए दोस्तों अलग से टेबल दे रखी है। टाइम के लिए अलग से क्या है दोस्तों, अलग से टेबल है। जिस प्रकार स्पेस के लिए दे रखी थी उस प्रकार टाइम के लिए अलग से टेबल है। ठीक है। और बात की जाए तो टाइम के दो स्तर होते हैं। टाइम के 2 स्तर होते हैं। ठीक है। और बात की जाए दोस्तों तो जैसे T1 में क्या आएगा, टाइम के 2 स्तर है तो T1 है, तो T1 के अंदर दोस्तों क्या आएगा, T1 के अंदर आएगा शताब्दी। इस तरह से शताब्दी हो गई, दशक हो गया दोस्तों, और वर्ष हो गया। वर्ष, शताब्दी, दशक, वर्ष। ठीक है। महा, इस तरह से। और T2 होती है तो दोस्तों इसमें ऋतुएं आती है। जैसे अपने ऋतु, ऋतु के अंदर दोस्तों कौन सी, शरद, ठीक है, बसंत और ग्रीष्म। ठीक है। इस प्रकार से 4 ऋतुएं आती है। तो अपने देखते हैं टाइम को वापस। टाइम यानी समय 6 रीप्रिंट तक 6 रीप्रिंट से पहले तक दोस्तों इसके टाइम के लिए दोस्तों डॉट का प्रयोग होता था। ठीक है। और 6 रीप्रिंट आए उसके टाइम की जगह क्या, डॉट की जगह क्या करते दोस्तों, अपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर दिया। साथ में टाइम के लिए अलग से टेबल दे रखी है, यानी कि जो अपने देश से रिलेटेड, अरे सॉरी, शताब्दी, दशक या ऐसे कुछ वर्ष दे रखे होते हैं। जैसे 1960, 1950 या फिर 100 से वर्ष, जैसे ना 2001 से लेकर 2000 कुछ आगे सन तक दे रखे होते हैं। इस प्रकार जो सन वर्ष दे रखे, माह दे रखे, उनके लिए क्या दोस्तों T1 का उपयोग करते हैं। T2 में आती दोस्तों ऋतुएं के लिए अलग से नंबर दे रखे हैं, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। उस प्रकार विभिन्न प्रकार जो ऋतु हैं तो उनके नंबर देख के हमें कॉलन क्लासिफिकेशन अंदर वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों आज सेशन के अंदर हमने देखा कि PMEST के किस प्रकार की जो अवधारणा है, साथ ही दोस्तों उसकी क्या विशेषताएं थी, उनके लिए चिन्ह का प्रयोग और आवर्तन स्तर, और दोस्तों विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जहाँ क्वेश्चन बन रहे थे वहाँ मैं आपको बताया भी था कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी तैयारी के अंदर कुछ अपना सुधार हो सके। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आपकी तैयारी के अंदर एक नया आयाम देगा। धन्यवाद।